नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं 23 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस का जो प्रायोजक है यूनेस्को है। और ये भी याद रखना कि यूनेस्को ने सन 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की थी। 2002 में औपचारिक मान्यता मिल गई थी, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 2022 में थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। और यूनेस्को आप जानते ही हैं, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूषा RUSA यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2026 तक, 31 मार्च 2026। सही जवाब ऑप्शन सी है। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की योजना का अनुमोदन किया है। और इस प्रस्ताव पर 12,929 करोड़ रुपए का व्यय होगा। कितना खर्च होगा? 12,929 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के नए चरण के अंतर्गत लगभग 1,600 परियोजनाओं को समर्थन देने की परिकल्पना की गई है। केंद्र समर्थित योजना रूसा निष्पक्षता, दाखिला और उत्कृष्टता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इस योजना के नए चरण की रूपरेखा नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ सिफारिशों और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार की गई है। और इस नीति में वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार और इसे पुनः सक्रिय करने के लिए कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर AIDC को 7.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 5%। तो केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, क्रूड पाम ऑयल यानी कि CPO के आयात पर टैक्स, जो कि पहले कितना था, 7.5% था, उसे घटाकर 5% कर दिया है। और ये 13 फरवरी 2022 से लागू है। याद रखिए फ्रेंड्स कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है। और यह कर कटौती प्रभावी रूप से भारतीय रिफाइनरों के लिए CPO क्रूड पाम ऑयल आयात करना सस्ता बना रही है। AIDC में कमी के बाद CPO और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर कितना हो जाएगा? 8.25%। और इस कमी से भारतीय रिफाइनर को मदद मिलेगी, लेकिन स्थानीय रिफाइनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को अंतर जो है ये बढ़ाकर 11% करने की आवश्यकता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो फ्रेंड्स देखिए, वो यहाँ पर बात हो रही है फिल्म ऑफ द ईयर के बारे में, ठीक है। तो ये फिल्म चुनी गई है पुष्पा द राइज, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 20 फरवरी को मुंबई में ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। फिलहाल अभी जो अवार्ड दिए गए हैं तो उसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को गया है। बेस्ट एक्टर चुने गए रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को गया है फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष, फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार पाउली को मिला है। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर चुना गया है अनुपमा। और क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है सरदार ऊधम सिंह। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। विंटर ओलंपिक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? आपको पता है कि भी हाल ही में बीजिंग में विंटर ओलंपिक संपन्न हुए हैं और इसमें
पहले स्थान पर रहा पदकों की तालिका में नॉर्वे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो विंटर ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक चीन के बीजिंग शहर में खेले गए और इसमें कुल 91 देशों ने हिस्सा लिया। 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी आयोजित कर रहा है, मतलब कर चुका है। कब? 2008 में। और अब 2022 में चीन ने विंटर ओलंपिक को भी आयोजित किया है। तो ऐसा करने वाला वो एकमात्र देश है जो कि ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों का आयोजन कर चुका है। नॉर्वे ने कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड 16 हैं, सिल्वर 8 हैं, ब्रोंज 13 हैं। जर्मनी ने कुल 27 पदक जीते हैं, दूसरे स्थान पर जर्मनी ही है, और गोल्ड 12 हैं, सिल्वर 10 हैं, ब्रोंज 5 हैं। चाइना तीसरे स्थान पर है सूची में, 15 कुल इसके जो पदक रहे 15 रहे, 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज। भारत की ओर से केवल एक खिलाड़ी आरिफ खान, इन्होंने विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, और वो जो खिलाड़ी हैं जियान स्लैलम के, उनकी रैंकिंग आई थी 45। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब? 20 फरवरी को। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। मिजोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन जो कि हुए थे वर्ष 1986 में 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था, और भारतीय संविधान में 55वें संशोधन जो कि हुए थे 1986 में ही के द्वारा अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को सेम ईयर 1987 में दोनों ही राज्य जो है भारत के मतलब भारतीय संघ में बने, और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना था, मिजोरम 23वां राज्य बना था। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है? जोरमथांगा। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक किताब को किसने लिखा है? तो ये किताब लिखी गई है उमा दास गुप्ता के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन ए है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। और यह किताब रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर प्रकाश डालती है, और श्री निकेतन की जो स्थापना हुई थी तो उसकी स्थापना पर भी इस किताब में प्रकाश डाला गया है। याद रखिएगा, ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक जो किताब है उमा दास गुप्ता की किताब है। हाल ही में किस IIT ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है किस IIT के द्वारा? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, IIT रुड़की के द्वारा। तो IIT रुड़की ने किसानों के लिए IIT रुड़की ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान ऐप। और ये जो ऐप है इसके जरिए किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन मिलेगा। मतलब किसान जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या होने वाला है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ISRO के सहयोग से इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है, और इसे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा ने बनाया है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रबंधन अध्ययन संकाय के साथ मिलकर एक पौधा आधारित वायुशोधक यूब्रीथ लाइफ को विकसित किया था। ये न्यूज सितंबर 2021 की है। पहला स्वदेशी मोटर चालित जो व्हीकल चेयर जो व्हील चेयर होता है ना, तो पहला स्वदेशी मोटर चालित जो व्हील चेयर है जिसका नाम था नियो बोल्ट। तो नियो बोल्ट को बनाया था IIT मद्रास ने, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं NR नारायण मूर्ति। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो सेबी ने हाल ही में वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में NR नारायण मूर्ति को चुना है। NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। आरती कृष्णन म्यूचुअल फंड पर सेबी की सलाहकार समिति की सदस्य बनी थी हाल ही में। और गीता मित्तल का नाम भी आपको याद होगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर की टीम बनी थी, प्रशासकों की जो समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता की गई है गीता मित्तल के द्वारा। और सेबी के बारे में आप जानते ही हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 1988 में हुई। आधिकारिक मान्यता 1992 में मिली थी, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजीत त्यागी।
हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी ने हाल ही में एक सारथी नामक ऐप लॉन्च किया था और एक अलर्ट समिति भी बनाई थी। हाल ही में किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस को बनाया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम गुजरात टाइटंस ने घोषणा की है कि उसने मेटावर्स द टाइटंस डग आउट में एक वर्चुअल स्पेस बनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ने कहा कि यह इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन में प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक स्थान होगा। इसके साथ ही टीम ने कहा कि वह अपने प्रशंसकों और खिलाड़ियों के वैश्विक समुदाय के लिए एक समर्पित वर्चुअल स्पेस पेश करने वाली भारत की प्रमुख खेल टीम बन जाएगी। साथ ही में अमेरिका का बैंक जेपी मॉर्गन, आपको याद होगा जेपी मॉर्गन अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक यही है, ये भी मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन चुका है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। बात करते हैं फ्रेंड्स आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण होगा। पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। 2 नई टीमें 2022 में शामिल हो रही हैं। 2022 में कुल टीमों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके कप्तान होंगे केएल राहुल, गुजरात जायंट्स दूसरी टीम होगी जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। 2022-23 यानी कि दोनों साल 2022 में और 2023 में आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप ने वीवो की जगह ली है। 2021 का जो आईपीएल हुआ था दुबई में हुआ था, चेन्नई सुपर किंग ने इसको जीता था कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल को ही सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया गया था। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन लेने के लिए दिया गया था किसको? ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेल रहे थे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।